हाँ जी बच्चों, तो उम्मीद है कि आपने वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 1 कर लिया है और अब हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन कर रहे हैं एमसीक्यू वेव ऑप्टिक्स के। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो कहता है देयर आर टू कोहेरेंट लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i। तो दो लाइट इंटेंसिटीज आ रही हैं, नाउ दे आर सुपर इंपोजिंग ऑन ईच अदर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इन द रिजल्टिंग बीम। तो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस में बच्चों जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये जो I1 है इंटेंसिटी वो फर्स्ट वाली इंटेंसिटी है और जो I2 है वो सेकंड वाली इंटेंसिटी है। सिमिलरली I min का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बच्चों √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अच्छा, वैसे चूंकि हमें मालूम होना चाहिए और आगे के क्वेश्चन में भी उसमें आपको हेल्प मिलेगी, एक टर्म होता है एम्पलीट्यूड ऑफ अ लाइट वेव और एक टर्म होता है इंटेंसिटी ऑफ दैट वेव। अगर आप एम्पलीट्यूड का कभी स्क्वायर करोगे, यानी कि अगर आप मान लीजिए एम्पलीट्यूड इसका ए मान लूं और इसका एम्पलीट्यूड बी मान लूं, एम्पलीट्यूड किसी वेव का होता है और उसी वेव की इंटेंसिटी भी होती है। तो अगर किसी वेव का एम्पलीट्यूड पता है आपको और आप उसका स्क्वायर कर दीजिए तो इंटेंसिटी मिल जाएगी। यानी अगर आप ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो आई आ जाएगा, और बी का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4i हो जाएगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी बन सकता है। सर आप ये क्यों बता रहे हो, इसमें तो नहीं पूछा गया। बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जामिनर पूछ सकता है जब आपको एम्पलीट्यूड्स की वैल्यू दे रखी है इंस्टीड ऑफ इंटेंसिटी की वैल्यू। खैर यहां पे इंटेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, यहां पे हम लोग वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये क्या बन जाता है बच्चों, ये बन जाता है √I प्लस √I प्लस √4i का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो i प्लस 4i, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हो ना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि i प्लस 4i प्लस 2 √I √4i, यानी 2a इंटू बी, और कॉस तो ऑफ कोर्स यहां पे है ही नहीं तो ये रिलेशन बच गया। इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा ये बन जाएगा कितना, 4i स्क्वायर, यानी बनेगा सिंपली यहां से 4i। तो 4i प्लस 4i प्लस i यानी कि 9i। तो मेरा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9i आ गई, यानी कि इस वाले और इस वाले ऑप्शन में से आंसर होने वाला है। अब यहां पे दूसरी वैल्यू से डाल दी, आ गया i माइनस ऑफ 4i का होल स्क्वायर। कितना हो गया, i प्लस ये कितना आ जाएगा 4i माइनस 2 √I √4i, कितना हो गया ये 5i माइनस ये कितना निकला बेटा 4i, यहां भी 4i निकला था तो ऑफ कोर्स यहां भी 4i निकलेगा, कितना आ गया i, यानी कि यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई बेटा 9i और मिनिमम इंटेंसिटी आ गई i, यानी दैट मेक्स ऑप्शन बी करेक्ट। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 जो है बच्चों, इसका ना आंसर बहुत सारे सैंपल पेपर्स में गलत दे रखा है, लेकिन अगर आप लोगों ने थ्योरेटिकल लेक्चर्स मेरे साथ पढ़े हैं तो आपको शायद आता भी होगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया बेटा कि जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अगर हम कर दें किसी भी वेव का तो उसे क्या मिल जाएगा, उससे उसकी इंटेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो जी, अब मैं आपको हाइगन्स का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि मान लीजिए हमारे यहां पे कोई एक पॉइंट सोर्स है, मान लीजिए हमारे पास ये क्या है, एक पॉइंट सोर्स। ये जो लाइट का सोर्स बच्चों यहां पे है, इसकी वजह से जो वेव फ्रंट डेवलप होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने बनाया ये प्राइमरी वेव फ्रंट बना दिया है ना, ये हमने क्या बनाया बेटा यहां पे प्राइमरी वेव फ्रंट। नाउ एवरी पार्टिकल ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, दिस इज कॉल्ड एज हाइगन्स स्टेटमेंट, जो कि हमारे हाइगन्स लॉ की पहली स्टेटमेंट है कि एवरी पार्टिकल ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से अगर हम अगले पोर्शंस बनाएं, इनके वेवलेट्स बनाएं, और इनका नाम सेकेंडरी वेवलेट्स होता है याद करो, और उनके ऊपर फिर मैंने यहां पे स्फीयर्स बना दिए। उसके बाद मैंने इन स्फीयर्स को क्या किया, इन्हें फ्री इस पे टेंजेंट्स बनाए और उसको फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद जो वेवफ्रंट बना उस वेवफ्रंट का नाम बनाया बेटा सेकेंडरी वेवफ्रंट। दोबारा बता रहा हूं, पहला बना प्राइमरी वेवफ्रंट, हाइगन्स के स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एवरी पार्टिकल ऑन अ प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो ये डिस्टर्बेंस नंबर 1 हो गया, डिस्टर्बेंस नंबर 2 हो गया, डिस्टर्बेंस नंबर 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। तो एवरी पार्टिकल इज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। अब जब ये सारे पार्टिकल्स न्यू सोर्स बन गए तो इनके वेवफ्रंट ड्रॉ कर दिए, स्फेरिकल स्फेरिकल स्फेरिकल। अच्छा 1 2 3 4 5 6 इन सब का नाम सेकेंडरी वेवलेट होता है।
अब जब इनके स्फीयर्स बना दिए तो टेंजेंट्स बना के उनको फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया, तो टेंजेंट बन के जो फ्री हैंड से ज्वाइन करके मिलता है उसका नाम होता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसका नाम क्या होता है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। हाँ जी सर, ये क्या था पहले वाला? ये था सर प्राइमरी वेव फ्रंट, ये था प्राइमरी वेव फ्रंट और ये क्या था? सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो सवाल ये है बच्चों कि सर आपने टेंजेंट जो है वो आगे आगे बना दिए हैं, आपने टेंजेंट यहां बना के इन्हें ज्वाइन क्यों नहीं करा? आपने अंदर की तरफ वाला वेवफ्रंट कंसीडर क्यों नहीं किया? यहां आती है हाइगन्स की सेकंड स्टेटमेंट जो कहती है कि जब वेवफ्रंट बनता है तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी होता है, ओनली फॉरवर्ड एनवेलप इज टेकन। यानी कि दो स्टेटमेंट्स आपको याद करनी है हाइगन्स की। अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई बताओ स्टेट करो हाइगन्स प्रिंसिपल क्या है, तो हाइगन्स प्रिंसिपल कहता है कि एवरी पार्टिकल ऑन अ प्राइमरी वेवफ्रंट एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, पहला पॉइंट। दूसरा, we need to take only forward envelope because it shows the forward propagation। भाई एनर्जी सोर्स से आगे की तरफ जाती है, पीछे की तरफ वापस से नहीं आती। कोई भी सोर्स है, लाइट एनर्जी का सोर्स है, उससे एनर्जी आगे की तरफ जाएगी, पीछे नहीं आएगी। फॉरवर्ड प्रोपगेशन होता है, बैकवर्ड प्रोपगेशन नहीं होता, इसलिए अंदर का वेवफ्रंट कभी भी नहीं लेते। और यहां पे मैंने अपने थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ाया था कि एक टर्म होता है इंटेंसिटी ऑफ वेवफ्रंट डेवलप, इंटेंसिटी ऑफ वेवफ्रंट डेवलप। और आप लोगों को यह बात समझने में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर मैं यहां पे इंटेंसिटी लिख रहा हूं यानी कि मैं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी लिख रहा हूं, एक ही बात है भाई, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो जो फॉर्मूला इंटेंसिटी के लिए वैलिड है वही फॉर्मूला एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के लिए भी वैलिड है। ये प्रोपोर्शनल किसके होता है बेटा? 1 प्लस कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। सर ये क्या है सर? ये प्रोपोर्शनलिटी है बेटा, 1 प्लस कॉस थीटा। सर थीटा क्या है यहां पे? थीटा बेसिकली एक ऐसा एंगल है जो रे और वेवफ्रंट पे परपेंडिकुलर बनाने के बाद जो उनके बीच पे एंगल होगा। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आपके पास ये वेवफ्रंट है, देखो ये वेवफ्रंट है, ऐसे मान रखा है ना, और रेस जो है वो ऐसे जा रही हैं, इस प्रकार से रेस बाहर जा रही हैं। अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं ऐसे, और अंदर वाले वेवफ्रंट्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं मैं ऐसे, जैसे इसको ले लेते हैं, बेटर लग रहा है। जैसे इसके दो ये हमारे वेवफ्रंट्स हैं, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे और यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे, तो बाहर वाले वेवफ्रंट पे इस परपेंडिकुलर और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रे के बीच में एंगल हो गया 0, बिकॉज ये एंगल ध्यान दे रहे हो, ये थीटा यहां पे कितना होगा? ये नॉर्मल बनाया ऐसे और ये रे बनाई ऐसे, यानी ये थीटा कौन है? दिस थीटा इज अ एंगल बिटवीन अ नॉर्मल ड्रॉन ऑन वेवफ्रंट एंड डायरेक्शन ऑफ रे। तो डायरेक्शन ऑफ रे क्या इधर है, परपेंडिकुलर कितना इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। अच्छा सिमिलरली अगर मैं इनसाइड वेवफ्रंट की बात करता तो इसका परपेंडिकुलर इधर है और इसका डायरेक्शन प्रोपगेशन ऑफ रे इधर है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? इनके बीच का एंगल हो गया सर 180 डिग्री। तो अगर मैं यहां पे थीटा की वैल्यू की बात करूं तो फॉरवर्ड एनवेलप्स के लिए यहां पे थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो गया cos 0 1, 1 + 1 2 यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी। जबकि अंदर वाले वेवफ्रंट की अगर हम लोग बात करें तो थीटा होता है यहां पे 180 डिग्री, तो cos 180 कितना होता है? -1 होता है, तो 1 + -1 0 हो गया, यानी अंदर का जो वेवफ्रंट डेवलप हुआ उसकी इंटेंसिटी 0 आएगी। तभी तो बोला फॉरवर्ड प्रोपगेशन। और इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है, या इस फैक्टर का नाम होता है बेटा ऑब्लिक्विटी फैक्टर। ऑब्लिक्विटी फैक्टर मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से कि जो भी इंटेंसिटी या वेवफ्रंट जो बनता है उसकी जो एम्पलीट्यूड होता है, जो इंटेंसिटी होती है, किस चीज पे डिपेंड करती है? 1 + cos थीटा पे। थीटा क्या है यहां पे? थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ड्रॉन ऑन वेवफ्रंट एंड रे। इसके ऊपर नॉर्मल बनाया, यहां बना, यानी कि फॉरवर्ड वाले पे नॉर्मल बनाया, यहां बना। रेज देख रहे हो, रेज ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, रेज ऐसे जा रही है, हर जगह। जैसे यहां पे नॉर्मल बना लो, यहां पे नॉर्मल बनाओ, दोनों में, यहां नॉर्मल ऐसे बनेगा, यहां नॉर्मल ऐसे बनेगा। तो यहां पे रे, प्रोपगेशन ऑफ रे है ना, प्रोपगेशन ऑफ रे ये है बेटा, प्रोपगेशन ऑफ रे और रे के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा, और यहां पे प्रोपगेशन ऑफ रे और परपेंडिकुलर बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। तो यहां पे cos 0 होगा, यहां पे cos 180 होगा, यानी जो है इंटेंसिटी या फिर एम्पलीट्यूड किसका लिया जाएगा? सिर्फ फॉरवर्ड वाले का। सवाल पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, एम्पलीट्यूड ऑफ अ सेकेंडरी वेवलेट इज मैक्सिमम इन दी फॉरवर्ड एंड 0 इन दी बैकवर्ड। ये सही लग रहा है क्या? मैक्सिमम किस में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और 0 किस में होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा ये क्या लिखा है? इक्वल इन बोथ वे। ये तो गलत है, इक्वल थोड़ी ना होता है। अगर इक्वल होता तो फिर दोनों वेवफ्रंट लेते, हम तो एक ही ले रहे होते हैं। लार्ज इन फॉरवर्ड एंड स्मॉल इन बैकवर्ड। लार्ज तो ठीक है, लेकिन बैकवर्ड में स्मॉल नहीं होता, बैकवर्ड में तो कितना होता है? 0 होता है। स्मॉल इन फॉरवर्ड गलत है, यानी ऑप्शन क्या बनता है इसका? सिर्फ गलत ऑप्शन, ऑप्शन बी।
मैं दोबारा बोल रहा हूं, कई किताबों में इसका आंसर गलत ही आवा है, तो सीबीएसई के सैंपल पेपर से देखो, आपको पता चल जाएगा सही आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, फटाफट क्वेश्चन को खत्म करते हैं। और इस क्वेश्चन की हेल्प से देखो, मैं हर क्वेश्चन को एक टाइप या एक कैटेगरी की तरह लेके आता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं एमसीक्यू की सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको बाकी क्वेश्चंस कैसे होंगे। देखो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, बट इसके जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो हर क्वेश्चन के साथ देखा करो कि यार अगर इसकी जगह ऐसा होता तो क्या होता। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोल रखा है, एक प्लेन वेव फ्रंट कॉनकेव मिरर पे, कॉनकेव मिरर ये है, एक प्लेन वेव फ्रंट एक कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होता तो क्या होता। मुझे पता है ये प्लेन वेव फ्रंट है, इस प्लेन वेव फ्रंट का नाम लेता हूं मैं ए बी। इस प्लेन वेव फ्रंट के सारे पॉइंट्स को, सारे पार्टिकल्स ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट ऑफ दिस प्लेन वेव फ्रंट, बिकॉज इंसिडेंट हो रहा है इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, प्राइमरी वेव फ्रंट। सारे पार्टिकल्स इस प्राइमरी वेव फ्रंट पे एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। जब ये जाएंगे तो ये ऐसे जाएगी रे, और फिर ये यहां आके मीट करेगी। ये कहां मीट करती है सब बताओ। जब ये जाएगी तो ये कहां मीट करेगी, ऑफ कोर्स सर ये फोकस पे मीट करने वाली है, ये फोकस पे मीट करने वाली है। अगर ये फोकस पे मीट करने वाली है तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा r/2। क्यों? बिकॉज जो हमारे को यहां पे मिरर दे रखा है उसका रेडियस कर्वेचर r है, तो फोकस कितना हो जाएगा, फोकस हो जाएगा सर r/2। अब अगर आप इसे इवैल्यूएट करो, ध्यान से देखो, तो आपका ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ हो रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्रॉ हो रहा है, उस वेव फ्रंट का सेंटर कौन है? उस वेव फ्रंट का सेंटर तो सर यही पॉइंट है जहां पे मीट कर रहा है, जो कि कितना है, जो कि r/2 है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कवरेज, ये कर्वेचर है बेटा, गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वेव फ्रंट विल बी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वेव फ्रंट विल बी r/2। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा एक बात और बता दूं, इस क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा वो तो पढ़ा सही है, लेकिन सर एग्जाम में और सवाल कैसा आ सकता है कि सर बोल दिया कि मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसके फोकस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इसके फोकस पे हमने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो बताओ कि जो हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा, लेंस से बाहर निकलना है ना, लेंस के बाहर निकलना, उसका जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा या स्फेरिकल होगा या क्या होगा, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है ना। या फिर उसका जो कर्वेचर है वो कितना होगा। मुझे पता है इसका वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, और प्लेन वेव फ्रंट, उसके प्लेन वेव फ्रंट का रेडियस कर्वेचर इंफिनिटी होता है। तो अगर मैं मान लूं, क्वेश्चन बोलूं कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस, व्हाट इज द रेडियस कर्वेचर ऑफ अ वेव फ्रंट डेवलप्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर इसका प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन का वेव फ्रंट, प्लेन का रेडियस कर्वेचर कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यानी कि आपको कौन सा टॉपिक आना चाहिए, आपको टॉपिक आना चाहिए बेटा कि कैसा वेव फ्रंट डेवलप होगा जब कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा, चाहे मिरर पे चाहे लेंस पे। अब इसकी जगह कनकेव लेंस हो गया तो समझ रहे हो, या फिर कन्वेक्स के ऊपर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो गया। मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है और उसके ऊपर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, ऐसा वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको आने चाहिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन को तैयार किया करो कि यार ये क्वेश्चन किया तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। चलो जी, तो सवाल नंबर 21 आ रहा है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। इसमें लिखा है, इन द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन। स्क्रीन जो है दूर ले गए, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन दी फॉलोइंग। देखो दो चीजों पे बात हो रही है यहां पे कि भैया इंटरफेरेंस में अगर आपने स्क्रीन, तो मैं सेटअप बना देता हूं, ये हमारी जो है स्लिट प्लेन है S1 और S2, इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है स्मॉल d होता है, और ये हमारी स्क्रीन है बच्चों। स्क्रीन और इनके बीच में डिस्टेंस होता है बेटा कैपिटल D। लाइट वेव्स यहां से जाती हैं और कहीं पे सुपर इंपोज हो जाती हैं। अच्छा, इससे पहले भी एक और सोर्स होता है, इसको मेन सोर्स बोल सकते हैं, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फॉर एग्जांपल कैपिटल S ले लेता हूं, इसको स्मॉल s1 और स्मॉल s2 लिख देता हूं। और ये जो स्लिट है, जो हमारी सोर्स स्लिट है बेटा, तुम्हें पता होगा कि YDC के सेटअप में हम डबल स्लिट लेते हैं, और डबल स्लिट एक्चुअली एक ही स्लिट से बनाई जाती है ताकि जो यहां से वेव निकले, उनकी वेवलेंथ, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनका पाथ जो है वो सेम, मतलब वो जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे। तो यहां पे जो सोर्स स्लिट है उसकी जो विड्थ है वो स्मॉल s है, ठीक है ना, वो स्मॉल s है। तो एक कंडीशन भी शायद आपने पढ़ी थी, स्मॉल s अपॉन में कैपिटल S लेस देन लैम्डा अपॉन में d। सर आप ये क्यों पढ़ा रही हो, तो क्वेश्चन में है ही नहीं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है
अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो 2024 में हमारा एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, मुझे एग्जैक्टली अभी तो एग्जांपल याद नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है जिसमें स्मॉल एस को चेंज किया, कैपिटल एस को चेंज किया, या लैम्डा को चेंज किया, या स्मॉल डी को चेंज किया, या फिर मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट रेड लाइट की जगह व्हाइट लाइट का इस्तेमाल किया, उनसे इंटरफेरेंस पैटर्न में चेंज कैसे आएंगे। जैसे कि बड़ा फेमस सवाल है कि अगर मैं यहां पे जो लाइट यूज कर रहा हूं, मान लीजिए रेड लाइट है ना, रेड लाइट है, रेड लाइट की जगह आपने वॉयलेट लाइट इस्तेमाल कर ली, तो हमारा दो चीजें यहां पे कैलकुलेट होती है, एक होती है बीटा विच इज लैम्डा डी अपॉन में डी, और एक होता है थीटा विच इज लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी। ये जो बीटा है बेटा, इसे हम बोलते हैं लीनियर विड्थ, और थीटा को हम लोग बोलते हैं क्या, एंगुलर विड्थ। अब दोनों बातें एक ही हैं भाई, वो एंगुलरली चौड़ाई बता रहा है, वो लीनियरली चौड़ाई बता रहा है। अब अगर मैं बोलूं कि भैया अगर आपने लैम्डा को चेंज कर दिया, अब आपने रेड लाइट की जगह वॉयलेट लाइट इस्तेमाल कर ली, अब रेड लाइट की जगह आपने वॉयलेट लाइट इस्तेमाल करी तो आपकी वेवलेंथ घट गई, बिकॉज वॉयलेट की वेवलेंथ कम होती है रेड से, रेड की सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम होती है, तो लैम्डा कम हो गया तो डेफिनेटली बीटा भी कम हो जाएगा और थीटा भी कम हो जाएगा। फिलहाल यहां पे वो सवाल नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं हर क्वेश्चन के हेल्प से कि आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखो कि भाई इसके अलावा एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। तो जैसे यहां पे सवाल आता है कि भाई आप मोनोक्रोमेटिक एक सिंगल कलर की लाइट इस्तेमाल ना करके आप एक काम करो, आप एक व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करो, तो क्या होगा, तो व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो जो फ्रिंजेस यहां पे बनती हैं वो कलरफुल बनेंगी। सबसे सेंटर में बनेगा क्या, सबसे सेंटर में बनेगा व्हाइट, फिर बनेगा रेड, एंड देन अल्टीमेटली आखिरी में जाके बनेगा वॉलेट, आपको रूल भी याद करा देता हूं, x इक्वल टू होता है बेटा n लैम्डा। क्या होता है x इक्वल टू n लैम्डा, x क्या है हमारा पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट होता है, तो n की वैल्यू है नंबर ऑफ दैट फ्रिंज। जैसे कि पहली फ्रिंज है n इक्वल टू 1, और मान लीजिए 12वीं फ्रिंज है n इक्वल टू 12, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम उसका लैम्डा ज्यादा, लैम्डा किससे ज्यादा, रेड का, इसलिए रेड पहले बनी। n की वैल्यू 12 ज्यादा, भाई हमने बोला 12 फ्रिंज बन रही है, ऐसे बोला 12 13 14 जो भी फ्रिंज बन रही हो, तो इसका n का वैल्यू ज्यादा, लैम्डा कम किसका, ब्लू का, वॉयलेट का, तो आखिरी वाली फ्रिंज कैसे बनेगी, वॉयलेट बनेगी, ब्लू बनेगी। यानी कि अगर आप व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करते हो तो कलरफुल फ्रिंजेस बनती है। ये सवाल एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सवाल खत्म कर लेते हैं। सवाल में बोला गया स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन इन डी की वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू कम करी है, तो बताओ लीनियर सेपरेशन और एंगुलर सेपरेशन। देखो ये लीनियर सेपरेशन है बच्चों, लीनियर सेपरेशन का मतलब लीनियर विड्थ भी होता है, लीनियर सेपरेशन का मतलब लीनियर विड्थ भी होता है और फ्रिंज विड्थ भी होता है, एक ही बात है ये सारी। और थीटा यानी कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ या फिर एंगुलर सेपरेशन। बेटा कोई भी एग्जाम में कोई भी नाम पूछा जा सकता है ना बेटा, एंगुलर सेपरेशन, तो हमें ये दो नाम दिए गए हैं, फ्रिंज विड्थ और एंगुलर सेपरेशन। यानी बीटा और थीटा की बात करें, यहां लिखे देता हूं ना, ये कौन है, ये बेटा थीटा की बात कर रहा है और ये बीटा की बात कर रहा है। तो बताओ डी चेंज करने से भाई इस पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी फर्स्ट वाला रिमेन अनचेंज्ड, फर्स्ट वाला रिमेन कांस्टेंट, बट बीटा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू थीटा घटाने से घटेगी, डिक्रीजेस। थर्ड ऑप्शन नहीं, थर्ड नहीं सॉरी, बी ऑप्शन हमारा सही है भाई। थीटा क्या रहेगा, रिमेन सेम, थीटा चेंज नहीं हो रहा, और डी कम किया है तो बीटा भी कम होगा, यानी बीटा कम होगा इट डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कौन सा लगेगा, सी ऑप्शन, सी नहीं डी, बी ऑप्शन। स्क्रीन इज मूव्ड अवे, डी की वैल्यू कम हो गई, बीटा भी कम हो गया, ये चेंज नहीं हुआ, रिमेन कांस्टेंट बट दिस डिक्रीजेस। अगला क्वेश्चन है बेटा, लेकिन in interference experiment the third fringe is obtained at a point on the screen with a light of wavelength 700 नैनोमीटर। अब ऐसा है बेटा, आपको ना रूल्स सारे फॉर्मूले जो हैं वो सारे याद होने चाहिए। जैसे इंटरफेरेंस में YDSC के एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के सेटअप में, Y का फॉर्मूला, Y का मतलब होता है पोजीशन ऑन द स्क्रीन, तो पोजीशन ऑन स्क्रीन का फॉर्मूला होता है n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। दिस इज फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ YDSC के एक्सपेरिमेंट में बोलो पांचवी फ्रिंज कहां बनेगी, आप बोलोगे सब 5 लैम्डा D बाय D पे, n की वैल्यू डाल दो। चौथी ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, यानी कि देखो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये डिस्टेंस होता है सेंटर से, भाई सेंटर से कितना दूर।
आपसे बोलूं मैं, बताओ 10वीं फ्रिंज कहां बनेगी? 10 लेमडा डी बाई डी। लेमडा की वैल्यू पता है, कैपिटल डी की वैल्यू पता है, स्मॉल डी की वैल्यू पता, सारे आंसर को आंसर आ गए। सवाल क्या बोला है? सवाल बोला है कि ब्राइट थर्ड फ्रिंज बन रही है, यानी कि YB3 बन रही है। कहां पे? थर्ड फ्रिंज कहीं बन रही है, तो 3 लेमडा डी बाई डी है, और लेमडा जो है 700 नैनोमीटर यहां पे दे रखा है। हमें बोला व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ द सोर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज एट द सेम पॉइंट। उसी जगह पे जिसपे 700 नैनोमीटर वाली लाइट की थर्ड ब्राइट फ्रिंज बन रही थी, क्या वेवलेंथ को चेंज करूं कि उसी पॉइंट पे 5वीं बनने लग जाए? यानी y की वैल्यू डिस्टेंस के लिए तो सेम ही है ना। मान लीजिए हमने बोला कि भाई 8 मिलीमीटर दूर पहले थर्ड ब्राइट बन रही थी, अब उसी जगह पे 5वीं ब्राइट बन जाए, तो भैया आपने लेमडा एडजस्ट किया होगा। उन्होंने वही तो बोला, बताओ उस लेमडा की वैल्यू कितनी होगी? तो YB5 कितना होगा? YB5 होगा 5 लेमडा डैश डी बाई डी। अब ये और ये वैल्यू सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जिस जगह पे पहले 700 नैनोमीटर की लाइट यूज करके थर्ड फ्रिंज बन रही थी, उसी पॉइंट पे लेमडा डैश इस्तेमाल करके फिफ्थ फ्रिंज बन रही है, यानी कि दोनों सेम है। सेम है तो क्या हो गया? 3 लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी इज इक्वल टू 5 लेमडा डैश कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। डी से डी गया, डी से डी गया, तो 3/5 ऑफ लेमडा इज इक्वल टू लेमडा डैश, यानी कि 3/5 ऑफ लेमडा की वैल्यू कितनी है? लेमडा की वैल्यू है 700, यहां गया 700 इंटू लेमडा डैश, तो 5 एकम 5, यहां पे कितना आया? 2 4, कितना आ गया? 140 गुना, सॉरी 14, हाँ 140 गुना, नहीं क्या लिख दिया मैंने ये, हाँ ठीक तो है, 140 गुना 3 लेमडा डैश। कितना आ गया आंसर? लेमडा डैश इज इक्वल टू कितना आ गया? 420 नैनोमीटर। दिस इज माय आंसर, और ऑप्शन बन गया इसका ऑप्शन ए सही। सिंपल सी कैलकुलेशंस। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। कहते हैं ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी बीटा। If the entire setup is immersed in a liquid of refractive index mu, the new fringe width will be. It is a simple question. YDSE में एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, या फिर बेसिक साइंसेस का एक बड़ा सिंपल सा ऑप्टिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, बट उसकी वेवलेंथ में चेंज आता है, और चेंज इन वेवलेंथ होता है बेटा lambda by mu, where mu is the refractive index of that medium. ये क्या है बेटा? refractive index of that medium. हाँ, वेवलेंथ में चेंज आता है, दोबारा बोल रहा हूं, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। तो सवाल पूछा जा सकता है कि when light enters from a one medium to another medium, there is a change in wavelength, there is a change in frequency. No, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, और उसकी रीजन है कि जब भी कोई लाइट वेव जब यहां पे इंसिडेंट होती है जिस मीडियम पे, तो जिस फ्रीक्वेंसी का लाइट का पार्टिकल है उसी फ्रीक्वेंसी से मेरे मीडियम का पार्टिकल भी डिस्टर्ब हो जाता है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। इस प्रकार के ऑसिलेशन को बोलते थे फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या बोल रहा हूं? फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसीलिए क्योंकि फोर्स्ड ऑसिलेशन में फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है, तो लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने पे पाथ वगैरह तो चेंज करेगी डेफिनेटली, मूविंग अवे या टुवर्ड्स, तो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है, लेकिन हां यहां पे फ्रीक्वेंसी सेम रहती है बट वेवलेंथ बदलती है, और वेवलेंथ बदलने की वजह से ही स्पीड भी बदल जाती है। तो अगर हमसे पूछे कि व्हाई देयर इज अ चेंज इन द स्पीड ऑफ अ लाइट व्हेन इट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, because there is a change in its wavelength, the frequency remains same. However, the answer we get with, यहां पे क्या मिल गया? हमें नई फ्रिंज विड्थ बतानी है। हमें पता है कि बीटा का फॉर्मूला होता है लेमडा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। तो अगर पूरे सेटअप के आसपास पानी या कोई भी मीडियम है, कोई भी लिक्विड है, तो डी और डी तो चेंज नहीं होगा। ऑफ कोर्स जिस ऑर्डर में लेमडा बदलेगा उसी ऑर्डर में बीटा भी बदलेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। सवाल दे रखा है यहां पे कि मान लीजिए कि YDSE सेटअप में हमें जो पाथ डिफरेंस दे रखा है एक सर्टेन पॉइंट पे ऑन द स्क्रीन,
इज 1/8 ऑफ इट्स वेवलेंथ। जो हमारा पाथ डिफरेंस है बच्चों, क्वेश्चन की हेल्प से 2-3 कॉन्सेप्ट सीखना, जरा ध्यान से समझिएगा। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है बेटा 1/8 ऑफ लेमडा, यानी λ/8। सबसे पहले पाथ डिफरेंस से अगर कभी आपको फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2π/λ इंटू एक्स, यानी कि 2π/λ इंटू λ/8। लैम्डा से लैम्डा कट गया, ये कट गया, कितना आ गया π/4। यानी अगर आपको पाथ डिफरेंस की वैल्यू λ/8 दे रखी है तो आपका फेज डिफरेंस जो है वो कितना होगा, π/4 होगा। हमें बोला है रेशो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू द सेंटर एट द ब्राइट फ्रिंज। देखो ऐसा है कि जो सेंटर होता है ना बेटा, सेंटर किसी भी फ्रिंज का जो सेंटर होता है, अगर आपको याद हो, उसकी इंटेंसिटी 4I0 होती है। कोई भी, बिकॉज YDSE में आपको पता है सारे जो फ्रिंजेस होते हैं उनकी इंटेंसिटी सबकी मैक्सिमम है तो सेम ही होती है, और जो मिनिमम है उन सबकी इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है। और इसी वजह से क्वेश्चन भी बना था CBSE में कि भैया इनका जो एवरेज है वो कितना होगा, वो हो जाएगा 2I0, बिकॉज 4I0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 2I0। तो हमारी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है सेंटर पे वो तो भैया हमारी 4I0 है। हमें बताना है वहां की इंटेंसिटी क्या होगी, वहां की इंटेंसिटी क्या होगी, और फिर इसकी इंटेंसिटी तो 4I0 है, उसको डिवाइड करके उनकी रेशो निकालने में, रेशो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों हमने पढ़ा है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, सही है, I1 I2 cos phi। अच्छा, हमें मालूम है परमानेंट और सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए I1 और I2 की वैल्यू I0 होनी चाहिए, है ना। तो मैं लिख देता हूं कि फॉर सस्टेन्ड पैटर्न, फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न हम इसे पढ़ते थे परमानेंट सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न, उसकी वैल्यू I1 की वैल्यू I0 हो गई और I2 की वैल्यू भी कितनी होगी, I0 हो गई। बच्चे कुछ बोल सकते हैं कि सर आप वाला फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। याद है फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला ये भी पढ़ा था, I इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। आप सीधा फाई की वैल्यू डालो यहाँ पे, फाई की वैल्यू कितनी होती, π/4, π/8 आ गया। अब cos π/8 की वैल्यू याद नहीं है हमें, अगर याद है तो ठीक है सीधा डाल दो, अगर याद नहीं है तो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं वैसे सॉल्व करें, इसलिए मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा था। खैर, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया जो हमें जिस पॉइंट पे बोला गया, हमें पता है मैक्सिमम तो 4I0 है, जो भी आंसर होगा उसको 4I0 से डिवाइड कर देंगे ऑफ कोर्स। तो आई कितना आ गया, जगह I0 प्लस 2 अंडर रूट I0 स्क्वायर हो गया ऑफ कोर्स cos ऑफ π/4। कितना आ गया, 2I0 प्लस 2I0 cos π/4। 2I0 कितना आ गया, 1 प्लस cos π/4। सबको पता है cos π/4 cos 45 होता है और cos 45 होता है 1/√2। 1/√2 की वैल्यू मुझे लगता है कि अब आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये AC में भी बहुत जगह इस्तेमाल होती है। 1/√2 होता है 0.707, तो ये आ गया 2I0 1 प्लस 0.707, यानी कि 2I0 मल्टीप्लाई बाय 1.707 ऑफ I0। ये आ गया ना, सही है। अब मेरे पास, अच्छा इसको सॉल्व कर लो, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 2 यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ 1.707 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 7 दूनी 14, 2 एकम 2 3, तो 3.414, ये तो लिख रहा था, सही तो लिख रहा था, हाँ 3.414 ये आ गया। अब इसको डिवाइड करना है मुझे, बिकॉज हमें रेशो निकालनी है बेटा, हमें रेशो कैलकुलेट करनी है। रेशो कैसे निकलेगी, रेशो निकलेगी कैसे, रेशो निकलेगी I अपॉन में जो आपका 4I0 है। अब I की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, ये I0 आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। कितना आ गया, 3.414 टाइम्स ऑफ I0 डिवाइड बाय 4I0। I0 से I0 कट गया, लेसन वाला आंसर, ओह सारे लेसन वन वाले आंसर है। खैर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 0.85। अच्छा इमेजिन करो अगर आपके ऑप्शन ऐसे होते, कोई 1 से ज्यादा और एक ही ऑप्शन होता है ये वाला फॉर एग्जाम्पल, तो पता चल जाता, मतलब कई बार ऐसा होगा कि कैलकुलेशन बिना सॉल्व किए भी हो सकता है। खैर इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 0.85। ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट। तो भैया इसका लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और बहुत ही सिंपल सा सवाल आ गया भाई। ये तो सवाल लिखा है बच्चों, YDSE का है, असर्शन रीजन बेस पे क्वेश्चन है, और बड़ा सिंपल सा सवाल है। सवाल लिखा है असर्शन का, इन इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन अ YDSE द सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स एज वेल एज द डिस्टेंस D on the screen
from the coherent sources both are reduced to 1/3. अच्छा, then new fringe width remains same. भैया fringe width का फॉर्मूला जो होता है अभी हमने पढ़ा, बीटा का फॉर्मूला लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है. अब आप कह रहे हो कि जो सेपरेशन बिटवीन द स्लिट है, यानी कि इसको कर दिया हमने d/3 और इसको भी कर दिया हमने d/3, तो फर्क क्या पड़ा है फिर? अगर ये 1/3 फैक्टराइज हो गया और ये भी 1/3 हो गया तो सेम ही तो रहा. यानी बीटा डैश अगर जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा भाई? लैम्डा डी डैश अपॉन में स्मॉल डी डैश, यानी लैम्डा d/3 अपॉन में d/3, यानी कि लैम्डा d/d, यानी फ्रिंज विड्थ रिमेन सेम. हाँ, असर्शन तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है. रीजन कहता है फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू d/d. नहीं, फ्रिंज विड्थ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. गलत है ना ये, यानी फॉल्स हो गया. तो असर्शन ट्रू हो गया बच्चों, और रीजन जो है बेटा फॉल्स हो गया. असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स. आंसर बनता है ऑप्शन सी. तो ये हमारा वेव ऑप्टिक्स का 25वें का आंसर आ गया बेटा, ऑप्शन सी. अगली क्लास में मिलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स शुरू करेंगे. थैंक यू.